नमस्कार। आज मैं जिस सीरीज को लेकर के आई हूँ उसका नाम है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जो सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से यूपीएसआई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात खाली स्थान द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा। ऑप्शन बी है गरीबी सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन सी है विसमूहन सूचक के द्वारा, या ऑप्शन डी है गरीबी रेखा से नीचे। तो देखिए, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। इसका व्याख्या अगर हम देखें तो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। यह अनुपात ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से दर्शाया जाता है। रंगराजन पद्धति में वर्ष 2011 और 12 के प्रति माह प्रति व्यक्ति उपयोग पर अखिल भारतीय ग्रामीण स्तर पर 972 रुपया और अखिल भारतीय शहरी स्तर पर 1407 रुपये से कम व्यय वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। तो शहरी स्तर पर जो है वो है 1407 और ग्रामीण स्तर पर 972 से कम व्यय करने वाला व्यक्ति जो होता है वो गरीब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी। तो वो मेनका गांधी थी, नजमा हेपतुल्ला थी, स्मृति ईरानी थी या उमा भारती थी। तो यह थी मेनका गांधी। ऑप्शन ए सही है। 30 नवंबर 1917 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री मेनका गांधी थी और वर्तमान में बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो यह महात्मा गांधी की मृत्यु पर, गिरफ्तारी पर, या लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी पर, या सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर। तो देखिए, यह इकट्ठा हुए थे लोग सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर। वर्ष 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इसका व्याख्या है कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1950 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो यह भारतीय वन सेवा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1966। ऑप्शन बी सही है। भारतीय वन सेवा की स्थापना अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत भारतीय वन सेवा कैडेट नियम 1966 के तहत की गई। हालांकि यह 1865 और 1935 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान अस्तित्व में रही। एक सुसंगठित भारतीय वन सेवा का केवल एक पुनरुद्धार था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्ययस्फीति का अर्थ है। तो प्रत्ययस्फीति का अर्थ क्या है। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है।
ऑप्शन बी है कि सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। ऑप्शन सी है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। और ऑप्शन डी में है मुद्रास्फीति दर में कमी। तो इसमें जो सही है वो है कि सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। ये है प्रत्यवस्फीति का अर्थ। प्रत्यवस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। अतः यह सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो हिंद महासागर जो है वो वेटलैंड नहर इसका सही उत्तर है, या बाल्टिक सागर है, या कील नहर है, या स्वेज नहर है। तो यह है ऑप्शन डी स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो हिंद महासागर की कृत्रिम रूप से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। इसकी प्रारंभिक लंबाई 164 किमी थी। भूमध्य सागर और हिंद महासागर लाल सागर के माध्यम से को जोड़ने वाली इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो यह है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। ऑप्शन बी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। तो इसमें जो सही है ऑप्शन ए, केवल ए। ऑप्शन बी में है कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों ही नहीं, या ऑप्शन डी में है केवल बी। तो इसमें ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 248 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो इसका जो ये संकेत दिया गया है इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है कि धीरे चलाएं, आगे खतरा है। ऑप्शन बी में है वन्य क्षेत्र। ऑप्शन सी है आगे खतरा है, या ऑप्शन डी है रास्ता दें। तो इस यातायात संकेत जो है इसका अर्थ होता है कि रास्ता दें। ऑप्शन डी में है रास्ता दें। ऑप्शन सी डी सही है। प्रश्नगत संकेत का अभिप्राय रास्ता दें होता है। यह चिन्ह मुख्यतः गोल चक्कर से पहले या एक बड़ी सड़क में प्रवेश से पहले लगा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। तो चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर और विनोबा भावे। तो इसमें जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो ए और बी जिस भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है।
तो पहले कवि के रूप में किसे माना जाता है? कल्कि को, वेदव्यास को, वाल्मीकि को या तोलकाप्पियर को? तो पहले कवि के रूप में माना जाता है वह है वाल्मीकि। ऑप्शन सी सही है। भारत में वाल्मीकि को पहले कवि के रूप में माना जाता है। क्रौंच पक्षी के प्रति इनकी गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति प्रथम कविता मानी जाती है। इनकी प्रथम कविता कौन है? क्रौंच पक्षी के प्रति गहरी संवेदना। इस प्रकार रामायण जैसे प्रथम महाकाव्य की रचना करने के कारण इन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो सबसे कम कारण माना जाता है आबादी को, प्रौद्योगिकी को, या ऑप्शन सी है देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, या ऑप्शन डी में है कि उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम हैं। तो ये है जो है वो आबादी को संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। आबादी को संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे न्यून कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? बाजार या मेले, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, ऑप्शन सी है वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, ऑप्शन डी है विवाह और तलाक। तो ये है बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें 3 सूचियां संघ सूची, कुल 97 विषय, वर्तमान में 98 हैं। राज्य सूची कुल 66 विषय, वर्तमान में 59 है। और समवर्ती सूची कुल 47 विषय और वर्तमान में 52 है का उल्लेख है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, बाजार व मेले, पंचायती राज और भूमि सुधार आदि राज्य सूची के विषय हैं। देखिए ये सारे प्रश्न किसी न किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे गए हैं और उन्हीं का चयन यहाँ पे हुआ है, उन्हीं प्रश्नों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अंक फोड़वा कांच की विचाराधीन कैदी मामला। तो किसको जनहित की याचिकाओं का जननी माना जाता है? इंदिरा जयसिंह को, हुसैनारा खातून को, या लिली थॉमस को, या पुष्पा कपिला हिंगोरानी को? तो यह माना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। वह वर्ष 1961 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली पहली 4 महिलाओं में से एक थी। विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए वर्ष 1979 में उन्होंने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके फलस्वरूप 40,000 विचाराधीन कैदियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। भागलपुर अंक फोड़वा कांड, देवदासी प्रथा, फैमिली कोर्ट की स्थापना आदि पर दायर जनहित याचिकाओं का संबंध पुष्पा कपिला हिंगोरानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। ऑप्शन बी में है कि संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो केवल बी सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसमें जो सही है वो है केवल ए, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, यही सही है।
इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यह है निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन बी है कि अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही है? ए और बी दोनों ही नहीं, केवल बी, केवल ए या केवल ऑप्शन डी में है कि ए और बी दोनों। तो इसमें जो केवल बी है वो सही है। अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान होना आवश्यक है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर लाया गया है। इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 70% विस्थापित लोगों की सहमति तथा निजी कंपनियों के मामले में 80% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार गंवाने वाले लोगों का पुनर्वास भी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो पौधे हाइड्रोजन किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं ये बताना है। वायु, धूप, मृदा जल या मृदा। तो ये है मृदा जल, ऑप्शन सी सही है। कुल मिलाकर 16 तत्व पौधों के लिए आवश्यक माने गए हैं। पौधों के लिए कितने तत्व आवश्यक माने गए हैं? तो 16 तत्व। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम लीटर को सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम हैं। जबकि सूक्ष्म पोषकों के अंतर्गत लौह, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, नाइट्रोजन और क्लोरीन सम्मिलित हैं। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से होती है। यह मृदा जल से प्राप्त होता है। तो मृदा जल से जो प्राप्त होता है वो हाइड्रोजन है और कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के खाली स्थान में निहित है। तो वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24। तो वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 जो चौथी अनुसूची में निहित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है
जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर। ऑप्शन बी है सीमा शुल्क, ऑप्शन सी है आयकर पर अधिभार, या ऑप्शन डी है भूमि राजस्व। तो इसमें जो सही है वो है भूमि राजस्व। भूमि राजस्व ही ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची उल्लिखित है। आयकर, कृषि आय के अतिरिक्त निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर, आयकर पर अधिकार आदि केंद्रीय कर हैं, जबकि भूमि राजस्व राज्य कर है जिसकी वसूली केवल राज्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताना है कि महाभियोग के संदर्भ में कौन सा सही है। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार है, ये सही है। या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। तो देखिए इसमें ए और बी दोनों ही गलत हैं, इसमें कोई सही नहीं है और कोई सही नहीं है, तो वो ए और बी दोनों ही नहीं, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखेंगे। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लगाएगा, और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है। आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार दोनों सदन बहस में हिस्सा एवं मतदान का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एकमात्र आधार संविधान के उल्लंघन पर लाया जाएगा, अतः ए और बी दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो अब उसे क्या कहा जाता है? राज्यसभा कक्ष कहा जाता है, संसद भवन या केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, या पुस्तकालय भवन या लोकसभा कक्ष, तो उसे कहा जाता है संसद भवन या केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। और इसकी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो ऑप्शन सी दिया मिर्जा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को स्वच्छ भारत मिशन के युवा आधिकारिक
कार्यक्रम स्वच्छ साथी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। स्वच्छ साथी एक छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत 2000 युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में शामिल किया जाएगा, जो देश के 1000 स्कूलों के साथ संपर्क करेंगे और उन स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो पहला है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। और दूसरा है कि क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है ये बताना है। तो इसमें जो 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों सही है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, और धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। अतः निष्कर्ष ए और 2 दोनों ही सही है। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? तो हिंदी में इसका अर्थ बताना है। हिंदी में इसका अर्थ होगा लोगों की देखभाल करने वाला, दुनिया के न्यायाधीश, नागरिकों की पसंद या लोगों द्वारा नियुक्त। तो लोकपाल का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ लोगों की देखभाल करने वाला होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी संस्था के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारत के संदर्भ में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सूचना स्थिर, अवमानना, मानित अस्वीकृति या समय समाप्त। तो उसे कहा जाता है मानित अस्वीकृति। लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाता है। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों में अभिरक्षक हैं। तो वो पीठासीन अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो वो हैं पीठासीन अधिकारी। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को यथाशीघ्र अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी हैं। लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है।
पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार, उसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो वो थे नजमा हेपतुल्ला, राकेश गर्ग, सैयद शाहनवाज हुसैन या मुख्तार अब्बास नकवी। तो वो थे मुख्तार अब्बास नकवी। 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे और वर्तमान में भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो वो है गोबी रेगिस्तान, टकला मकान रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या काराकोरम रेगिस्तान। तो वो है गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे व्यक्ति भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो यह है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। इसकी व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता एक ऐसे व्यवहार की गारंटी देता है न कि समरूप व्यवहार की। समता की धारणा युक्ति संगत विभेद की अनुमति देती है। युक्ति संगत आधारों पर नागरिकों के किसी विशिष्ट समूह को विशेष लाभ, अधिकार या संरक्षण दिया जाना अनुच्छेद 14 की परिकल्पना में शामिल है। अतः अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1949 में या 1950 में? तो यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी डेनिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसमें है पुर्तगाली। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था। 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा। भारत ने वर्ष 1961 में फौज भेजकर गोवा को मुक्त करा लिया। इसके लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया था? तो पुर्तगाल को बाहर निकालने के लिए वर्ष 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? तो यह सरला मुदगल बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी है PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। ऑप्शन डी है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो यह है सरला मुदगल बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने सरला मुदगल बनाम भारत संघ के बाद में यह माना कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। यह
इस केस में प्रश्न यह था कि एक हिंदू पति जिसने हिंदू कानून के तहत शादी की हो लेकिन दूसरी शादी करने के लिए क्या इस्लाम धर्म को कबूल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही हिंदू विवाह को भंग किया जा सकता है, अर्थात इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा की गई शादी हिंदू विवाह कानून के अंतर्गत भंग नहीं की जा सकती है, किंतु इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ होने को कहा जाता है। तो वित्तीय हानि से बचाव हेतु वायदा, दो तरफा विक्रय, परिस्थिति का फायदा उठाना या अंतरपणन, तो वो कहा जाता है ऑप्शन डी अंतरपणन। किसी प्रतिभूति वस्तु या विदेशी विनिमय को सस्ते बाजार में खरीदना और तेज बाजार में बेचना अंतरपणन कहा जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न बाजारों में कीमतों का प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेना होता है। चींटियों से पहले के फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो कपूर का, एंड्रीन का, लवण जल का या इनमें से कोई नहीं का। तो वो किया जाता है कपूर का। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तीखी गंध होती है जिससे चींटियाँ नहीं लगती हैं। भारत में अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है। तो वो है पंदोह बांध, किरशो बांध, सलमा बांध या दरुंता बांध। तो वो है सलमा बांध। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम है सलमा बांध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत द्वारा तैयार की गई भारत अफगान मैत्री बांध सलमा बांध का उद्घाटन किया। हरी नदी पर बने इस बांध से 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई तथा 42 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो वो है ऑप्शन ए उत्पीड़न रोधी पंजी, ऑप्शन बी स्पैम फिल्टर, ऑप्शन सी परेशान न करें या ऑप्शन डी निजता निगरानी। तो यह है ऑप्शन सी परेशान न करें। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, टास्क बार, टूल बार, शॉर्टकट या आइकॉन। तो उसे को कहा जाता है आइकॉन। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन एक छोटी सी तस्वीर होती है जो किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें शामिल इमेजेस विभिन्न आकार और कलर हेफ्थ की होती है। नेक्स्ट है, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। भारत सरकार अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो वो है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था जो 5 वर्ष के लिए होता था। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था जो 3 वर्ष के लिए होता था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह किस पौधे का किया जाता है? कुचला का, इसबगोल का, रतालू का या डिजिटालिस का? तो वह किया जाता है कुचला। ऑप्शन ए सही है। कुचला एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रेच नोस्नेक्स वोमिका और यह जहरीले प्रकृति का होता है, परंतु शोधन विधि द्वारा इसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आयकर विभाग में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। तो यह फॉर्म 16, फॉर्म 15, फॉर्म 12 या फॉर्म 26 AS। तो वो है ऑप्शन ए फॉर्म 16। आयकर अधिनियम में फॉर्म 16 एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। और यह आयकर रिटर्न दाखिले में मदद भी करता है। इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आम चुनाव के मतदान की प्रक्रिया में इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। ऑप्शन बी में है कि चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें जो सही है वो है ए और बी दोनों ही वक्तव्य इसमें सही हैं। आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले तथा किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। तो अतः दोनों ये सही है। और ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। उसका ये व्याख्यात्मक हल था। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।